कि सत्यपाल मलिक ने जो आज बात कही है कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है, ये अपने आप में, और ये बात आपसे भी चर्चा में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये जो सेंटेंस है कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है, क्या मायने रखता है। और लगातार, क्योंकि उन्होंने कल शायद वो जंतर मंतर पे भी जाने वाले हैं, उन पहलवान लड़कियों के बीच, पहलवानों के बीच अपना समर्थन देने के लिए आज उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। सत्यपाल मलिक को जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कवर नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, और कोई पूछता है सवाल तो उससे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आपके पास सबूत है जो वो कह रहे हैं। उस सबूत, अगर सबूत देंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे, आप देख चुके होंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक से लेकर के कर्नाटक तक जरा आपकी प्रतिक्रिया, इसलिए भी क्योंकि मलिक साहब तो चर्चा में हैं ही, और चूंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप तक रखा था। राजीव जी, सत्यपाल मलिक जी को मैं गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसमें उसका भविष्य का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देख रहा हूं, और उसमें ही वो, उस मिशन में, वो किसी बड़े मिशन में लग गए हैं, और छोटा मोटा पद उन्होंने देखिए लिया भी नहीं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने की बात आई तो वो गवर्नर बनना मंजूर किया उन्होंने, बजाय कि स्टेट छोटा हो। तो और सत्यपाल मलिक के अंदर, भले ही वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, जब मैं गया था तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन उनके अंदर एनर्जी बहुत है। वो जनमोर्चा के समय से खूब घूमने वाले नेताओं में से हैं, और आज जो लोग पूछ रहे हैं सत्यपाल मलिक से कि तब कहाँ थे, तब क्यों नहीं बोले, तब क्यों नहीं कहा, उनको मैं बता दूं कि सत्यपाल मलिक जी डीबी लाइव में इंटरव्यू के बाद जरूर चर्चा में ज्यादा आ गए, लेकिन वो घूमते हमेशा से रहे। हमने उनको 3-4 दिन से उनके इंटरव्यू के लिए उनको फोन कर रहे थे, उनके कार्यक्रम लगे हुए थे इधर उधर, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद। और जिस इंटरव्यू के अगले दिन वापस वो कहीं जाने वाले थे बाहर। तो ये मलिक जी काफी एनर्जी वाले नेता हैं, और बहुत स्पष्ट उनकी जो समाजवादी राजनीति की जो जमीन है वो बड़ी स्पष्ट है। तो वो काफी इनको तंग, मोदी साहब को वो काफी परेशान करने वाले हैं। उनको इन्होंने तवज्जो न देकर गलती की है। दूसरी बात देखिए, जो मीनू जी ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खबर उन्होंने बताई सुप्रीम कोर्ट की खबर को, उस आरक्षण को लेकर, जो 4% का आरक्षण मुसलमानों का काट के इन्होंने दिया, और उसकी काफी रफू करने की कोशिश की गई येदियुरप्पा की तरफ से, बोम्मई की तरफ से, कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और उनको लग रहा है कि मुसलमानों के वोट से, एकजुट होने से उनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो ये वो रफू अब वो हो नहीं पा रहा है। वो 4% उन्होंने काटा, उसके बाद आपने एक कौम को तो नाराज किया ही, उससे लिंगायत और वोक्कालिक भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो 4% से ज्यादा मांग रहे थे। वो तो 12% और 15% की डिमांड है, और उनको ऑलरेडी 5% और 6-7% रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस वाले कोटा में। तो मतलब बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जिसको कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के बड़े चाणक्य हैं, तो वो पॉलिटिक्स है नहीं उनके पास। फिलहाल कर्नाटक में दिख रही है कि सिवाय हिंदू मुसलमान के इनके पास कुछ बचता नहीं है। तो अगर हिंदू मुसलमान के सिलेबस से पेपर नहीं आया है तो ये सवाल के जवाब नहीं लिख पाते हैं। तो एक ये बड़ी दिक्कत है। अब आप देखिए, दूसरी की भगदड़ मची हुई है। भगदड़ ऐसी मची हुई है कि मोदी साहब को फोन करना पड़ा ईश्वरप्पा को, और ये ईश्वरप्पा वो हैं
जिनके यहाँ लोगों के यहाँ तो नोट मिलते हैं, इनके यहाँ तो नोटों को गिनने की मशीन मिली थी। तो ये उस फेम के हैं। जगदीश शेट्टार हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम, उसके बाद आप देखिए कि इनके डिप्टी सीएम भी निकल गए इनके यहाँ से, लक्ष्मण। उसके बाद आर शंकर, एमपी कुमार स्वामी, विश्वनाथ पाटिल, अब ये सब मिनिस्टर रहे हैं, कई मंत्री रहे, कई विधायक, कई एमएलसी रहे, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बड़े बड़े नेता। लिंगायत में भी ये बड़े भ्रम बना के रखा है दिल्ली के और नोएडा के मीडिया ने कि कोई लिंगायत की मोनोपोली है। एक तो बड़ा लिंगायत नेता तो जगदीश शेट्टार खुद ही है जो छोड़ के आ गए। उसके बाद कांग्रेस में पहले से भी बड़े नेता हैं, रहे हैं, और वो वोट वहां पे इश्यूज के आधार पर मिलता है, कोई लिंगायत पहचान के आधार पे वोट नहीं मिलता है। अगर ऐसा तो सरकारें बदलती नहीं, वहां पे सरकारें बदलती हैं बार बार। तो बीजेपी का मुश्किल क्या हो गई कि देखिए टीपू सुल्तान का मुद्दा ये लेके गए। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर बहुत पहले आप ही के साथ चर्चा में मैंने कहा था कि बीजेपी के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान पे हाथ मत लगाइएगा। इन्होंने जेपी नड्डा और तमाम लोग गए वहां पे, टीपू सुल्तान किया, नुकसान हो रहा है उसका। अब क्या है कि खेल के बीच में आप टैक्टिक्स नहीं चेंज कर सकते। रेफरी की सीटी अगर बच जाए और उसके बाद कहो कि गोलकीपर को हम फॉरवर्ड बना देंगे, फॉरवर्ड को हम फुल बैक बना देंगे, तो ये नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में इनकी स्थिति थोड़ी सी काफी मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। अब जो विपक्षी एकता का मामला है, देखिए इस पे भी हम लोग कई बार यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। मैं अभी फिर से ये इस बात को, मेरा जो समझ है वो ये कह रही कि विपक्षी एकता कोई एक मतलब लेबल के साथ, कोई एक मंच के साथ हो सकता ना दिखाई दे, कि कोई महागठबंधन बन जाए और कोई जैसी वो थर्ड फ्रंट की तस्वीर आती है रामलीला मैदान से सब एक साथ हाथ उठाए हुए रैली में, वो तस्वीर साथ ना बने। लेकिन विपक्षी एकता होगी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रहेगी और बहुत मजबूत विपक्षी एकता बनेगी, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि विपक्षी एकता के अलावा कुछ संभव नहीं है अब करना। तो इसलिए बार बार ये लग रहा है कि मोदी साहब के पास से कोई जो इनकी जो प्लैंक है वो प्लैंक हिंदू मुसलमान का और राष्ट्रवाद का, इन दो प्लैंक के अलावा इनके पास तीसरा कुछ है नहीं। पुलवामा का मुद्दा जब तक ये सत्यपाल मलिक घूमते रहेंगे उसमें हजारों छेद कर डालेंगे और वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। आप देख लीजिएगा राजीव जी, अगले कुछ दिनों में और लोग भी बोलना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये मुश्किलें बढ़ती जाएंगी बीजेपी की और मोदी की, और अंदर भी काफी अनरेस्ट है जिस पे चर्चा करेंगे हम। जी बिल्कुल, आने वाले समय में और भी बहुत सारी